इस वीडियो में हम लोग भारत की आर्थिक नीति के बारे में जानेंगे। और भारत की आर्थिक नीति मुख्य रूप से दो भागों में बंटी होती है, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति का संचालन सरकार की क्रियाओं द्वारा होता है और मौद्रिक नीति का संचालन मुख्य रूप से रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। और इन्हीं नीतियों का उपयोग भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में किया जाता है। तो आज हम लोग मौद्रिक नीति की कुछ रूपरेखा के बारे में जानेंगे और राजकोषीय नीति की रूपरेखा के बारे में हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तो मौद्रिक नीति का संचालन आरबीआई करता है और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने का प्रयास करता है। अब अर्थव्यवस्था में उच्चावचन कैसे होते हैं उसके बारे में पहले हम जान लें, फिर रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति के टूल्स द्वारा, यंत्रों द्वारा कैसे इसको स्थिर करने का प्रयास करता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए अर्थव्यवस्था एक इंक्रीमेंटल अवस्था में रहेगी, ये उसका विकास पथ है, यानी कुछ न कुछ वो बढ़ती जाएगी। इस पर ये बिल्कुल सीधी रेखा में चले, ये हमारा आदर्श है, नीति का आदर्श है, प्राप्य है, लेकिन वास्तव में चलती नहीं है। अर्थव्यवस्था उच्चावचनों में चलती है। इसमें से यदि हम इसे जीरो लेते हैं तो एक को तेजी कहेंगे, दूसरी दशा को मंदी कहेंगे। और अर्थव्यवस्था उच्चावचनों में चलती है। ये दोनों ही उच्चावचन कष्टकारक होते हैं। ये तेजी है, इसमें महंगाई बढ़ती है, इसमें महंगाई बढ़ती है। ये ग्रोथ पाथ है, और ये इसको दर कह सकते हैं। तो तेजी में महंगाई बढ़ती है और मंदी में वस्तुओं की कीमतें घटती हैं। कहा जाता है कि तेजी व्यक्ति से आधी रोटी छीनती है और मंदी व्यक्ति से पूरी की पूरी रोटी छीन लेती। इसको हम संक्षिप्त में समझाते हैं। तेजी में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन लोगों को तेज़ी से रोज़गार मिलता है, काम मिलता है, उनके पास क्रय शक्ति भी आती है। लेकिन जब तक जैसे मजदूरी जो है वो वस्तुओं की कीमत का भाग होती है, वस्तुएं उत्पादित करके वो आता है मजदूर, और मजदूरी लेकर वो बाज़ार में कुछ वस्तुओं को खरीदने जाता है, तब तक पता चलता है कि वस्तुएं पहले से जो मजदूरी जो प्राप्त किया है उसकी तुलना में महंगी हो गई हैं। इसलिए वो जितनी क्रय शक्ति सोचकर मजदूरी पाया रहता है, वास्तव में बाज़ार में वो क्रय शक्ति उतनी नहीं रह गई होती है कि वो वस्तुओं को पूरा खरीद सके या अपनी आवश्यकता अनुसार खरीद सके, लेकिन उसे कुछ न कुछ मिल जाता है। यानी बहुत तेज़ी से कीमतें बढ़ रही होती हैं। उत्पादकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाने की उम्मीद होती है, इसलिए वो और ज़्यादा लोगों को रोज़गार देते जाते हैं। उत्पादन के साधनों की और कच्चे माल की, और इस तरह से कीमतें बढ़ती रहती हैं, इनकी मांग बढ़ती जाती है। इस तरह अर्थव्यवस्था में रोज़गार की वृद्धि होती रहती है। दूसरी तरफ कीमतें जब घटती हैं तो जो वर्तमान उपभोक्ता है वो ये सोचता है कि कीमत घट ही रही है, आज की वस्तु हम कल खरीदेंगे, और वो निरंतर कीमत घटती रहती है। जो आज की मांग होती है वो भी विलंबित होती जाती है, टालते जाते हैं उपभोक्ता, और इसलिए वस्तुओं की मांग निरंतर घटती रहती है। निरंतर घटने के कारण जो उत्पादक होता है उसके पास बिना बिका हुआ माल बचने लगता है, स्टॉक बच जाता है। स्टॉक बचने के कारण अपनी उत्पादन गतिविधियाँ वह रोक देता है। उत्पादन गतिविधियाँ रोकने के कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। बेरोजगार होते हैं तो उनके पास क्रय शक्ति उनकी छीन जाती है। क्रय शक्ति छीनने से आपको बताया गया कि तेज़ी में जो आधी रोटी उसे मिल रही थी, यानी महंगाई के कारण वो पूरी नहीं खरीद पा रहा था, लेकिन यहाँ उसके पास बिल्कुल ही क्रय शक्ति समाप्त हो जाती है और वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाता है, क्रय शक्तिहीन हो जाता है। वस्तुओं की मांग निरंतर घटती जाती है। इस दशा को मंदी कहते हैं। इन दोनों नीतियों से अर्थव्यवस्था में इसी स्थिति से बचने का प्रयास किया जाता है। यानी बहुत तेज़ी बढ़ रही है, यानी मुद्रास्फीति तेज हो रही है, उसे भी नियंत्रित करना है, और मंदी ना आने पावे उसे भी नियंत्रित करना है। तो हम इसको मौद्रिक नीति से पहले, उसके बाद राजकोषीय नीति से इसको जानने का प्रयास करेंगे। अन्य जो
रिजर्व बैंक जिनका संचालन करता है उसे मुद्रा बाजार कहा जाता है मौद्रिक नीति के माध्यम से, और राजकोषीय नीति द्वारा सरकार अपने बजटीय क्रियाओं से इसको नियंत्रित करती है। कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जो दोनों का हिस्सा होती हैं, उसको समय समय पर बता दिया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ मार्केट होते हैं जो इन्हीं दोनों के कुछ न कुछ अंश उसमें समाहित होते हैं, जैसे शेयर मार्केट है, बुलियन मार्केट है, तो इनका कहीं न कहीं इनसे थोड़ा बहुत संबंध होता है और इन दोनों ही मार्केटों का गुण उसमें पाया जाता है। पहले हम मौद्रिक नीति के बारे में चलेंगे। तो मौद्रिक नीति काम कैसे करती है? यह फंड की यानी कि साख की कीमतों को घटाकर या बढ़ाकर मुद्रा को नियंत्रित करके, मुद्रापूर्ति को नियंत्रित करके मौद्रिक नीति कार्य करती है। जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है तो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना जरूरी है। ऐसी दशा में जो मुद्रा है उसे सस्ता कर दिया जाए ताकि लोग उसे लें और अपनी आर्थिक गतिविधियां संचालित करें, जिससे अर्थव्यवस्था में काम धंधे तेज हों और अर्थव्यवस्था तेज़ी से विकास करें। और यदि मंदी की दशा उत्पन्न हो गई है, यानी कि ये दशा है, तो मुद्रा को नियंत्रित किया जाए और हम पहले मंदी को बताए हैं, और ये दशा है तो मुद्रा को प्रोत्साहित किया जाए। इस दशा में लोगों को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, आर्थिक गतिविधियां संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इसीलिए साख की कीमत को घटाया जाता है। और इस दशा में जब ये एक निश्चित सीमा से बाहर जाने लगती है, महंगाई कष्टप्रद होने लगती है, तब साख की कीमत को इस तरीके से बढ़ाया जाता है कि लोग थोड़ा हतोत्साहित हों मुद्रा को लेने के लिए या ऋण लेने के लिए। तो ये हतोत्साहन और प्रोत्साहन के माध्यम से मौद्रिक नीति कार्य करती है। और जैसा कि पहले मैं बताया कि यह साख की कीमतों को घटा या बढ़ाकर काम करती है। साख की कीमत ब्याज दर है। जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो मुख्यतः मुद्रा का व्यापार करते हैं, आपसे मुद्रा सस्ते में खरीदते हैं और ऋणकर्ता को यानी जो ऋण लेता है उसे महंगे में बेचते हैं। बीच में बैंक हैं और हमारी ही मुद्रा यदि हमें लोन लेना हो तो हमें महंगे में मिलती है, जो जमा करते हैं वो सस्ते में मिलती है। यही कुल कार्यकरण है, लेकिन इसका जो नियंत्रक है वह है रिजर्व बैंक। और रिजर्व बैंक कुछ टूल्स के माध्यम से, कुछ यंत्रों के माध्यम से, जिसे मौद्रिक यंत्र कहा जाता है, उसके माध्यम से मौद्रिक नीति का संचालन करता है। तो इसके यंत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कुछ परिमाणात्मक है, यानी जो मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, और कुछ गुणात्मक हैं जो साख के गुणों को नियंत्रित करते हैं। तो परिमाणात्मक में पहले देख लेते हैं। ये होता है नगद आरक्षण अनुपात। नगद आरक्षण अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो CRR। और दूसरा होता है बैंक दर। तीसरा खुले बाजार की क्रिया। चौथा SLR सांविधिक तरलता अनुपात। अब एक एक को हम समझते हैं। नगद आरक्षण अनुपात पहले क्या है इसको जान लेते हैं। जब कोई वाणिज्यिक बैंकों में जो भी जमा सृजित होती है, चाहे वो प्राथमिक जमा हो जो लोगों द्वारा जमा किया जाता है, या साख जमा हो जो बैंक साख का सृजन करके देते हैं, उसका एक निश्चित अनुपात उन्हें रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इसे नगद आरक्षण अनुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक में 100 रुपया नगद जमा हुआ और रिजर्व बैंक ने 5% तय कर रखा है कि 5% आप हर जमा का 5% हमारे पास रखेंगे। तो रिजर्व इन बैंकों को, चाहे जो भी वाणिज्यिक बैंक हो, SBI, PNB, HDFC, ICICI, ये सारे बैंक वाणिज्यिक बैंक हैं, यानी व्यापारिक बैंक हैं, मुद्रा का क्रय विक्रय करते हैं। तो इनमें किसी के पास यदि 100 रुपया एक ग्राहक ले जाकर जमा करता है
और रिजर्व बैंक ने ये तय कर रखा है कि कैश रिजर्व रेशियो के रूप में आप 5% हमारे पास जमा करेंगे तो बैंक की ये मजबूरी हो जाती है को 5% ले जाकर जमा करें। न केवल नगद जमा पर बल्कि साख जमा, यानी बैंक जो ऋण देते हैं उनका भी इन्हें 5% जमा करना होगा। मान लीजिए बैंक ने आपको 1 लाख रुपए का ऋण दिया तो 5% यानी 5,000 रुपया इसको आप उनके पास ले जाकर जमा करना है। और बैंक साख का निर्माण नगद जमाओं पर करते हैं, इसलिए ये अनुपात उनके साख निर्माण की शक्ति को भी प्रभावित करता है। यानी इसको संक्षिप्त में कह सकते हैं कि नगद आरक्षण अनुपात वह अनुपात है जो हर वाणिज्यिक बैंक को निश्चित रूप से रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है अपनी कुल जमाओं का, यानी अपनी कुल जमाओं का वह प्रतिशत जो वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ता है उसे कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। अब बैंक दर क्या है? बैंक दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक जरूरत पड़ने पर रिजर्व बैंक से दीर्घकालीन कोष उधार लेते हैं। 1994 तक यह पॉलिसी दर भी होती थी, यानी कि इसी के इर्द गिर्द बैंकों की ब्याज दरें, निर्देशन दरें तय होती थी, पॉलिसी दर। लेकिन अब ये पॉलिसी दर नहीं रही। तो बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। दीर्घकालीन मतलब 1 साल या 2 साल, और इसकी ज़रूरत बैंकों को तब पड़ती है जब उनके तिजोरी में इतना पैसा न जमा हुआ हो कि वह अपने ग्राहकों को उधार दे सकें। तब बैंक दर पर एक ब्याज दर है जो रिजर्व बैंक बैंकों से वसूल करता है दीर्घकाल में। अब आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया में रिजर्व बैंक प्रतिभूतियां बेचता है और खरीदता है। बेचता कब है? बेचता तब है जब बाजार में तरलता यानी नगद मुद्रा ज़्यादा हो गई हो, रिजर्व बैंक को ऐसा लगता हो कि अधिक मुद्रा के कारण देश में महंगाई बढ़ रही है, तो ये प्रतिभूतियां बेचकर बाजार से नकदी सोख लेता है, वापस ले लेता है। इसमें यह जो यंत्र है यह सरकार की प्रतिभूतियां होती हैं। सरकार इसी के माध्यम से पब्लिक बारोइंग यानी सार्वजनिक ऋण लेती है। तो यह जो खुले बाजार की क्रिया है, ये ध्यान रखिएगा कि यह वित्तीय नीति यानी राजकोषीय नीति का भी एक हिस्सा है, एक यंत्र है। इसके माध्यम से सरकार सार्वजनिक ऋण लेती है। तो सरकार की तरफ से सरकार की प्रतिभूतियां रिजर्व बैंक खरीदता बेचता है। तो बेचता तब है जब बाजार में तेज़ी की स्थिति हो, महंगाई बढ़ रही हो, मुद्रास्फीति आ रही हो, तो ये प्रतिभूतियां बेचकर बाजार से नकदी निकाल लेता है और लोगों को उन प्रतिभूतियां दे देता है। तो लोग कौन? विशेष रूप से बैंक ही इन्हें खरीदते हैं। अब यदि मंदी की स्थिति आ गई हो, बाजार में नकदी की कमी हो गई हो, नकदी के अभाव के कारण आर्थिक गतिविधियां नीचे की तरफ झुक जा रही हो, यानी मंदी की स्थिति आ रही हो, तो ये उनसे प्रतिभूतियां खरीद लेता है रिजर्व बैंक और उनको नकदी दे देता है ताकि बैंकों के तिजोरी में लोगों को ऋण देने के लिए ज़्यादा पैसा बच जाए। अब सावधिक तरलता अनुपात क्या है? इसके पीछे एक कहानी है जो हम लोगों को भी पढ़ाते समय सुनाई गई थी। वो ये है कि एक बार एक बुढ़िया बैंक में जो बैंक का झाड़ू लगाती थी, उसने बैंक मैनेजर से कहा कि साहब हमको मेरी तनख्वाह दे दीजिए। तो साहब ने कह दिया कि बैंक में पैसा नहीं है। बुढ़िया बड़बड़ाने लगी कि बैंक में पैसा नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है। और ये बात क्षेत्र में धीरे धीरे फैल गई। उसी रात सुबह होते होते बहुत सारे लोग बैंक के सामने लाइन लगा दिए कि बैंक में पैसा नहीं, बैंक भाग रहा है। और वास्तव में जितना पैसा लोगों का बैंकों के पास जमा होता है, उनके खातों में लिखा होता है, उतना नगद रूप में बैंक के पास नहीं होता है। लोगों की आय जितनी नगदी पूरे देश में नहीं है। तो इस तरह से ये कहा जाए तो जब बुढ़िया के इस बड़बड़ाने से लोग आ गए पैसा निकालने और बैंक की तिजोरी में पैसा था नहीं उस समय, तो बैंक उस दिन खुला नहीं। लोगों से पूछा गया आखिर आप क्यों खड़े हैं? तो लोगों ने बताया कि इस बैंक के पास पैसा नहीं, हमारा पैसा डूब रहा है। उस दिन बैंक नहीं खुला। फिर उसके बाद ये सांविधिक तरलता अनुपात का प्रावधान किया गया कि कुछ न कुछ बैंक की तिजोरी में होना ही चाहिए ऐसी प्रतिभूति जो तत्काल बेचकर
और लोगों का पैसा दिया जा सके, तभी से माना जाता है, कहा जाता है कहानी में कि तभी से सांविधिक तरलता अनुपात रखा जाता है। इसमें सरकार की प्रतिभूतियां बैंक एक निश्चित अनुपात में अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात में खरीद कर अपनी तिजोरी में रखते हैं, ताकि किसी समय अकस्मात नगद की ज़रूरत को पूरा किया जा सके, और ये उनके तिजोरी में पड़ा रहता है सांविधिक तरलता अनुपात। ये नगद के रूप में भी हो सकता है, नगद के रूप में नहीं होता है, ये सांविधिक प्रतिभूतियाँ होती हैं, उन्हीं के रूप में ये उनकी तिजोरी में पड़ा रहता है। ये निश्चित परसेंटेज होता है। इस समय 18.5% है संभवतः कि अपनी कुल जमाओं का सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में, प्रतिभूतियों नहीं बल्कि सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में या कारपोरेट प्रतिभूतियों के रूप में बैंकों को अपने पास रखना होता है। यह भी मंदी के समय कम किया जा सकता है और तेज़ी के समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रिजर्व बैंक अब इन दरों को बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं करता है। बहुत दिनों से यह स्थिर हैं, और जैसा कि आपको बताया गया था कि ये पहले बैंक दर पॉलिसी दर होती थी, अब पॉलिसी दर ये नहीं रहा। इसमें बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं और बहुत सारी नई प्रगति हुई है, जो वीडियो के अगले भाग में आप लोगों को बताई जाएगी। फिलहाल इन दोनों के बारे में बता दूं मैं कि नगद आरक्षण अनुपात तब बढ़ाया जाता है, यानी और ज़्यादा पैसा बैंक को अपने पास रखने को मजबूर किया जाता है, जब अर्थव्यवस्था में तेज़ी की स्थिति हो, यानी मुद्रा की अधिकता महसूस हो रही हो, अर्थव्यवस्था में अनावश्यक कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हों, तब नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ा दिया जाता है। बैंकों की लोन देने की क्षमता को घटाया जाता है और इससे बैंक लोन देने से थोड़ा हतोत्साहित होते हैं। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में मंदी महसूस की जा रही हो, तब इस CRR को घटा दिया जाता है, ताकि बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ जाए और बैंक अधिक से अधिक ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने में मदद करें। उसी तरह बैंक दर है, को ब्याज दरों को महंगा करना हो, कब महंगा किया जाएगा? जब अर्थव्यवस्था में तेज़ी हो या आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करना हो, तब इस बैंक दर को बढ़ा दिया जाता है। जब बैंक दर बढ़ती है तो इसी दर से रिलेटेड होती हैं। बैंक जो अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं वो दरें भी इसी बैंक दर से रिलेटेड होती हैं। इससे कम नहीं होंगी, इससे ज़्यादा ही होंगी। इसको बढ़ाने से बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। बढ़ाने से जो ऋण लेने वाले होते हैं, पहले से ऋण लिए होते हैं, उनकी EMI बढ़ जाती है, वो अपना ऋण जल्दी जल्दी चुकाने लगते हैं, अर्थव्यवस्था से नकदी निकल आती है और वो बैंकों में जमा हो जाती है। और यदि इसके विपरीत स्थिति हो, यानी मंदी की स्थिति हो, तो रिजर्व बैंक बैंक दर कम कर देता है, जिससे वाणिज्यिक बैंक भी अपनी ब्याज दरें घटाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और अर्थव्यवस्था में ऋण का प्रवाह बढ़ जाता है। अर्थव्यवस्था में जो मौद्रिक नीति की तरफ से सहायता होनी है वो हो जाती है। अब खुले बाजार की क्रिया और बैंक दर नीति एक दूसरे की पूरक हैं। कल्पना कीजिए कि अर्थव्यवस्था में नकदी बहुत है। सामान्यतः भारतीय बैंकों की यह स्थिति है कि इतना ज़्यादा जो व्यापार है, कारोबार है, वो पूरी तरह से तेज़ नहीं है, या परंपरागत रूप से तेज़ नहीं था, अब कुछ हद तक तेज़ हो गया है। और बैंकों में बहुत ज़्यादा नकदी आ गई है, तो रिजर्व बैंक के पास वो क्यों जाएगा लेने ऋण? अपने हिसाब से अपनी शर्तों पर वो ऋण बांटता रहेगा और रिजर्व बैंक की बात नहीं मानेगा। तो रिजर्व बैंक दो काम करता है, एक तरफ बैंक दर बढ़ा देता है और दूसरी तरफ खुले बाजार की क्रियाओं से उनसे नकदी ले लेता है। तो बैंकों का हाथ बच जाता है, उनके पास जो जमा होता है उसे वो खुले बाजार की क्रिया में नगद रूप में दे देते हैं और उससे जो सरकार की प्रतिभूतियां होती हैं ले लेते हैं। और बैंक दर महंगा हो गया तो वहाँ से वो ऋण ले नहीं आते हैं और इसको दोहरा लाभ हो जाता है, यानी दोहरे तरीके से जल्दी से मुद्रा का प्रवाह नियंत्रित हो जाता है, यानी कम हो जाता है। और उसी तरह से दूसरे रूप में जब मंदी होती है तो बैंक दर घटा देता है और इनको जो प्रतिभूतियाँ होती हैं इनको वापस कर देता है, वापस ले लेता है, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा नकदी मिल जाए। इसका कारण यह है खुले बाजार की क्रिया में प्रतिभूतियाँ खरीदना, क्योंकि बैंक जो निवेश करते हैं, बैंक को भी ब्याज कमाना होता है और वो कम से कम रिस्क में निवेश करना चाहते हैं
और भले ही थोड़ा लाभ कम हो। तो जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं बैंकों के लिए सुरक्षित कोष हैं और इसको वे खरीदते हैं और बेचते हैं। इनमें उनको लाभ तो कम होता है बैंकों को, लेकिन वो सुरक्षित होता है। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते थे और अर्थव्यवस्था को आसानी से नियंत्रित कर लेते थे। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि अपनी अर्थव्यवस्था 1991 तक या 94 तक जब इनमें परिवर्तन हुआ तो इतनी अधिक मौद्रीकृत नहीं थी कि वह रिजर्व बैंक के थोड़ा बहुत परिवर्तन से ही प्रभावित होती। पहले इतना प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन अब प्रभाव पड़ता है। और जो पॉलिसी दर है वो रेपो दर है और उसके साथ जो ब्याज दरें हैं एसोसिएटेड हैं। अब उसके बारे में हम थोड़ा दूसरे भाग में बताएंगे। ये तो जो मौद्रिक नीति का है ये क्या कहा जाता है, परिमाणात्मक यंत्र है। ये सभी यंत्र परिमाणात्मक हैं, यानी मात्रा को नियंत्रित करते हैं। दूसरा जो यंत्र है वो गुणात्मक है, गुणात्मक साख नियंत्रण। कभी कभी ऐसा होता है कि ये तो अर्थव्यवस्था में एक समान दर से काम करता है, एक समान तरीके से काम करता है। गुणात्मक साख नियंत्रण कोई ज़रूरी नहीं कि समान दर से काम करे। अर्थव्यवस्था के, भारत एक बड़ा देश है, अर्थव्यवस्था किसी भाग में ऐसा हो सकता है कि महंगाई बढ़ रही हो, दूसरा भाग अप्रभावित हो या वहाँ मंदी की स्थिति उत्पन्न हो। तो ऐसी दशा में गुणात्मक साख नियंत्रण काम करता है। इसमें कई गुण होते हैं। चयनात्मक साख नियंत्रण, उसके बाद साख की राशनिंग, और एक परिपत्र के माध्यम से नैतिक दबाव। ये सारी प्रक्रियाएं हैं। एक आध और हैं जो गुणात्मक साख नियंत्रण के टूल्स हैं। चयनात्मक साख नियंत्रण में जैसे ये होता है कि मान लीजिए किसी एक जिन्स की, जैसे गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं, गेहूं की, तो रिजर्व बैंक बैंकों से कहता है कि अब गेहूं की जमानत पर ऋण न दिए जाएं, ताकि गेहूं की जमाखोरी बंद हो जाए और गेहूं की जो कीमत बढ़ रही है तेज़ी से वो नियंत्रित हो जाए। तो इस प्रक्रिया को चयनात्मक साख नियंत्रण कहा जाता है। या गेहूं की बहुत अधिक उपज हो गई है देश में और उसे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए या किसानों को राहत पहुंचाने के लिए गेहूं खरीदना है, तो फिर रिजर्व बैंक अपने बैंकों को निर्देश करता है, अपने वाणिज्यिक बैंकों को, कि अब गेहूं की ज़मानत पर ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दिए जाएं, ताकि जो व्यापारी हैं वो गेहूं खरीद कर भंडारित कर लें, भंडारण कर लें। इसी तरह साख की राशनिंग है। कुछ विशेष चीज़ों में, कुछ विशेष दशाओं में बैंकों से कहा जाता है कि इस क्षेत्र में साख देने से पहले आप मुझसे पूछ लें, जानकारी कर लें या मुझसे निर्देश प्राप्त कर लें, तो उसे साख की राशनिंग कहा जाता है। परिपत्र के माध्यम से बैंकों को नैतिक दबाव डाला जाता है कि आप अर्थव्यवस्था की स्थिति देख रहे हैं, आप सहयोगी हैं, और जो भी इसमें बातें की जाती हैं वो नैतिक दबाव के अंतर्गत आती हैं। तो ये साख नियंत्रण की जो विधियां हैं वो कुछ इस तरह से हैं। एक आध इसमें छूट रहा होगा तो इसको आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो पुराने समय से चला रहा है, यानी रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद से यही परिमाणात्मक और गुणात्मक साख नियंत्रण की विधियां थी। अब इसके दूसरे भाग में हम आपको अभी 1994 से क्या प्रगति हुई है उसके बारे में बताते हैं। बाजार में इस समय क्या परिवर्तन हुआ, क्या चल रहा है, उसको जानने से पहले ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट छूट गया था, इसको हम बताने का प्रयास करते हैं। रेपो रेट, रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट, इसके तहत जो वाणिज्यिक बैंक हैं रिजर्व बैंक से अल्पकाल का उधार लेते हैं। अल्पकाल में यदि वाणिज्यिक बैंकों को फंड की कमी पड़ती है तो वह रिजर्व बैंक से इस अपनी प्रतिभूतियों को उसके पास बंधक रखकर इस शर्त पर उधार लेते हैं कि हम अपनी प्रतिभूतियां फिर खरीद लेंगे, यानी रीपरचेजिंग, पुनः खरीद लेंगे, अपनी प्रतिभूतियां पुनः खरीद लेंगे, इस शर्त पर ऋण लेते हैं। यह अल्पकालीन ऋण होता है
और रिवर्स रेपो में ये मान लीजिए अब बैंकों के पास भी फंड ज़्यादा हो जाता है, जैसे मान लीजिए शनिवार रविवार बैंक बंद है, उनके पास खूब ज़्यादा पैसा शुक्रवार को आ गया है, तो ये पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा कर देते हैं इस शर्त पर कि वो फिर से पैसा ले लेंगे और उससे उनकी प्रतिभूतियाँ यानी कि उसकी प्रतिभूतियाँ खरीद लेते हैं इस शर्त पर कि हम पुनः आपको वापस कर देंगे। तो ये है रिवर्स रेपो रेट, वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक से ये ऋण अल्पकाल का लेते हैं अपनी प्रतिभूतियाँ रख कर बंधक, और रिवर्स रेपो है जिस पर रिजर्व बैंक के पास अपना फंड रख कर, अपना नगद रख कर अल्पकाल के लिए प्रतिभूतियाँ उसकी खरीद लेते हैं इस शर्त के साथ कि हम पुनः खरीद लेंगे पुनः बेच देंगे। तो ये दोनों है, और रेपो रेट थोड़ी ज़्यादा रहती है, रिवर्स रेपो थोड़ी कम रहती है। यानी कि जब जो ये भी ग्राहक के रूप में जब लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो ज़्यादा ब्याज चुकाते हैं, और जब पैसा जमा करते हैं तो कम ब्याज चुकाते हैं। आजकल रेपो रेट ही पॉलिसी रेट है। पॉलिसी रेट वह रेट होती है जो बैंकों की ब्याज दरों की एक गाइडलाइन रेट होती है। तो पहले बैंक दर होती थी पॉलिसी रेट, अब रेपो रेट पॉलिसी रेट है। जब भी आप सुनते होंगे मौद्रिक नीति की समीक्षा की जा रही है तो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट ही घटाई या बढ़ाई जाती है। बैंक दर की चर्चा अब बहुत ही कम आती है, कभी साल 2 साल में आ गई तो आ गई, अन्यथा रेपो रेट की ही चर्चा आती है। अब मैं समझ रहा हूँ कि आप रिवर्स रेपो और रेपो रेट समझ गए हैं, तो अब हम आते हैं रेपो मार्केट पर। ऐसा नहीं है कि अब रेपो रेट चूँकि पॉलिसी रेट हो गई है तो इसमें रोज़ बैंक परिवर्तन नहीं करता, इस पर ऋण नहीं देता है। यदि किसी बैंक को ज़रूरत पड़ती है थोड़ी बहुत, मान लीजिए विशेष रूप से रात भर के लिए ओवरनाइट ये कहा जाता है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के माध्यम से उसे ऋण देता है और पुनः उसे ऋण की सुविधा अब अल्पकाल के लिए बैंकों को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत दिया जाता है। इसमें वही मामूली ब्याज दर ली जाती है। लेकिन रेपो रेट जब पॉलिसी मार्केट हो गई है, पॉलिसी दर हो गई है, तो अब जो रेपो मार्केट इससे विकसित हो गया। अब बैंक फंड का लेन देन आपस में भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज को या कंपनीज को ऋण की ज़रूरत है और बैंक से लेने जा रहा है ऋण, तो उसे रेपो जो पॉलिसी रेट है उसी के इर्द गिर्द रेपो दर पर ऋण दूसरे बैंकों से, दूसरे वाणिज्यिक बैंकों से मिल जाएगा। या जैसे मान लीजिए SBI के पास पैसा है, PNB को पैसे की ज़रूरत है, तो रेपो रेट से जो तय तो किया गया रिजर्व बैंक द्वारा, लेकिन रेपो रेट से वह एक दूसरे से ऋण का लेन देन कर लेते हैं, और उसमें भी वो अपनी प्रतिभूतियाँ एक दूसरे के पास गिरवी रखते हैं। वो भी उनके व्यवहार पर है, सामान्यतः गिरवी रखते हैं, और ये प्रतिभूतियाँ वही होती हैं भारत सरकार की जो ओपन मार्केट के तहत, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत खरीदी बेची गई रहती हैं और बैंकों के पास पड़ी रहती हैं। तो ये रेपो मार्केट है, यानी जब रेपो रेट पर फंड का लेन देन किया जाता है तो उसे रेपो मार्केट कहते हैं। ट्राई पार्टी मार्केट, इसमें क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक आ जाता है, तीसरा खिलाड़ी है CCIL, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक तरह से A और B के बीच मध्यस्थता का काम करता है, इसीलिए इसे ट्राई पार्टी मार्केट कहा जाता है। ये प्रतिभूतियों को रेपो रेट पर खरीदने बेचने में सुविधा प्रदान करता है। तो ये इस समय रेपो रेट के बारे में चल रहा है, और रेपो रेट पॉलिसी रेट हो गई है। इसी के आधार पर अब इधर का हम विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। जब बैंक दर पॉलिसी दर से हटी और रेपो विशेष रूप से आया, उसके संक्रमण काल में प्राइम लेंडिंग रेट आया। बैंक दर तो दीर्घकाल में ऋण देता था, लेकिन बैंकों के लिए गाइडलाइन रिजर्व बैंक जारी करता था कि किस दर पर आप ब्याज तय करेंगे और किसको इस पर ऋण देंगे। तो पहला है प्राइम लेंडिंग रेट, प्रमुख उधारी दर, ये 1994 में आया था। इसके तहत ये वह दर है जिस पर बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देता है, यानी कि ये कम हो सकता है, और अन्य ग्राहकों के लिए जो उतने विश्वसनीय नहीं हैं उनके लिए ज़्यादा ब्याज दर होगी। लेकिन बैंक इसको मनमानी तय करने लगे। ये मुद्रा बाजार की जो नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से जो संतुलन का दर होना चाहिए,
वो व्यक्त करने में PLR अब असमर्थ रहा, तो फिर बेंचमार्क तय किया गया। बेंचमार्क पॉलिसी प्राइम लेंडिंग रेट जो रेट था, बेंचमार्क एक तय किया गया कि अब आप मनमानी नहीं करेंगे बल्कि एक बेंचमार्क तय किया जाएगा, और वो किस आधार पर तय किया जाएगा, उसमें कास्ट ऑफ फंड यानी कि जो ऋण की लागत है वह कम से कम रहेगी, और ये पॉलिसी रेट से डिसाइड होती है। बैंक दर होगी तो बैंक दर या रेपो रेट, कम से कम उतनी कास्ट यहाँ होगी। कास्ट वही माना जाएगा जो रिजर्व बैंक से ये जिस दर पर ऋण ले आते हैं बैंक, वाणिज्यिक बैंक। तो कास्ट ऑफ फंड, ऑपरेशनल कास्ट, मान लीजिए बैंक आपको ऋण देने में बहुत सारे काम करते हैं तो उसे ऑपरेशनल कास्ट होगा। फिर रेगुलेटरी कास्ट, रेगुलेट करने के लिए जैसे रिजर्व बैंक इन पर नियंत्रण स्थापित करता है, रेगुलेट करता है, कुछ गारंटी देता है, तो उसकी कास्ट यहाँ इंक्लूड की जाएगी। और प्रॉफिट मार्जिन, बैंकों को कुछ लाभ भी चाहिए ताकि आपको वो ऋण दें। तो ये 4 तय किए गए बेंचमार्क बनाने के लिए, और एक तरह से ये इंटरनल बेंचमार्क थे, लेकिन इसमें पारदर्शिता की कमी थी। इस कुछ मान लीजिए कास्ट तो पता है रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की जा रही है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन क्या हो, रेगुलेटरी कास्ट क्या हो, ऑपरेशनल कास्ट क्या है, ये बैंक अपने तय करते थे। तो इसलिए इसमें पारदर्शिता की कमी थी, और जो नेचुरली तय हो जाना चाहिए कि फंड की मांग और फंड की पूर्ति के आधार पर वो ब्याज दर यह व्यक्त करने में असफल रहा। इसीलिए इसमें पारदर्शिता की कमी रही। इसी के कारण जुलाई 2010 में इसको हटाकर, यानी PLR और BPLR को हटाकर बेस रेट लाया गया, बेस रेट इंट्रोड्यूस किया गया। बेस रेट का मतलब ये है कि इससे कम ब्याज दर पर बैंक किसी को भी ऋण नहीं दे सकता। लेकिन बेस रेट भी उतना नहीं चला। इसके लिए फिर 1 अप्रैल 2016 से मार्जिनल कास्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट आया, यानी फंड की जो मार्जिनल कास्ट है उसके आधार पर ये तय आया लेंडिंग रेट, जिसमें अब इसमें था एक्सटर्नल बेंचमार्क था ये, लेकिन ये भी उतना सफल नहीं हुआ। तो अब पूरी तरह से एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट लागू हो गया है। यह जो तय करता है, एक तो पॉलिसी रेट से तय होता है जो इस समय रेपो रेट है, और बाकी फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड तय करता है। फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड एक स्वतंत्र एजेंसी है जो सरकार की प्रतिभूतियों की लाभदायकता, बाजार की विभिन्न जगहों की ब्याज दरें, इन पर वो रिसर्च करता है, और इसीलिए ये पूरी तरह एक्सटर्नल बेंचमार्क तय करने वाली एजेंसी हो गई है। और इसी एजेंसी के आधार पर अब बैंकों को निर्देश है कि अपनी ब्याज दरें तय करें। इस तरह आप देखते हैं कि जो पॉलिसी है वो किस तरीके से चेंज हुई और कैसे कैसे अब ऋण की लागत प्रभावित की जाती है और उन्हें क्या क्या कहा जाता है। तो मेनली इसमें कैसे कैसे परिवर्तन हुए यह बताया गया। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक दर क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है और SLR क्या है, ये सब बताया गया आपको। मुझे यदि कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।